अब देखें डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऑपोजिट वर्क करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता था? इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। मैकेनिकल एनर्जी के कॉइल को हम रोटेट करवाते थे ना, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके, और एंड रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता था? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था। यहां बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। यहां करंट हम प्रोवाइड करेंगे इसको, और एंड रिजल्ट क्या करेगा? एंड रिजल्ट कॉइल रोटेट करना शुरू कर जाएगा। आगे समझ? अच्छा, अब ये डीसी मोटर डायरेक्ट करंट मोटर क्यों? क्योंकि अब यहां पे करंट की डायरेक्शन इसमें सेम रहेगी। एक दूसरी होती है एसी मोटर, वो आपका टॉपिक भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखें। अब देखें जरा, सपोज ये हमारा कॉइल है, ए बी सी डी, रोटेशन हो रही है इसमें, और रोटेशन के नतीजे में क्या हो रहा है देखें जरा। अगेन ये अब करंट इसमें से पास करेगा और ये रोटेट करेगा किसी एक डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा देखते हैं जरा। देखें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हम इलेक्ट्रिक करंट अब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऑपोजिट वर्क कर रही है। अच्छा, ये बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से करंट जाएगा अपवर्ड, वहां से घूम घाम के यहां से आएगा डाउनवर्ड, और यहां से डाउनवर्ड, और यहां से इस डायरेक्शन में। अब जरा देखें ए बी वायर को देखें। ए बी वायर इसमें अब जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ए बी वायर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? देखें, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड, तो मेरी मिडिल फिंगर हो जाएगी अपवर्ड। तो ये देखें, मिडिल फिंगर अपवर्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। थंब मेरा किधर है? थंब है मेरा इनवर्ड, इनटू द बोर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा इनटू द बोर्ड। ये वाली जो वायर होगी ये इनटू द बोर्ड जाएगी। ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक है, इनवर्ड। और ये वाली वायर अगेन इस पे अप्लाई कर लें आप खुद ही, अब लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, ये आएगी आउटवर्ड, तो ये डॉट लगा दिया मैंने, आउटवर्ड। आगे समझ बात की? अच्छा, रोटेशन होगी, और जब रोटेशन होगी तो अब सी डी वायर यहां पे आ जाएगी और ए बी वायर दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब जरा देखते हैं अगेन, करंट की तो फिर वही डायरेक्शन है। देखें यहां से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बैटरी अपनी पोलैरिटी तो नहीं चेंज कर रही, बैटरी तो उसी डायरेक्शन में। तो लें जी, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, यहां से करंट आ जाएगा डाउनवर्ड, और यहां से होता हुआ करंट दोबारा इधर। अब जरा देखते हैं सी डी वायर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो देखें अगेन करंट अपवर्ड जा रहा है ना, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। जैसे यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा था तो ये वायर किधर जा रही थी? इनवर्ड। तो इसी तरह यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहे तो ये वायर किस डायरेक्शन में जाएगी? ये वायर इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। आगे समझ बात की? और इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड आ रहा था तो वायर किधर आई थी? आउटवर्ड। तो यहाँ भी करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है अब वायर आएगी आउटवर्ड। अब जरा गौर से देखें, जो भी वायर इस डायरेक्शन में है, जो भी वायर ये लेफ्ट साइड पे है, वो इनवर्ड जाएगी दोनों केसेस में, और जो भी वायर राइट साइड पे है वो हमेशा आउटवर्ड आएगी दोनों केसेस में। देख लें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि मोटर मुसलसल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी। वरना अगर अगर करंट अपनी डायरेक्शन कॉइल के अंदर चेंज करता, अभी देख ले कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में मुसलसल, अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो ये कॉइल पता है क्या करता? ये कॉइल ये हरकत करता, जरा देखिएगा, लाइक इस तरह से। ये देखें जरा, इसको आप कॉइल कंसिडर कर लें, इसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है ना उनको आप समझ लें कॉइल है, और ये अंदर से बिल्कुल होलो खाली है बिल्कुल। अब जरा देखें, अगर यहां पे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो इसने ये हरकत करनी थी, ऐसे, ये इस तरीके से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता, वाइब्रेट करना शुरू कर देता, फिर ये सर्कुलर मोशन ना करता। लेकिन क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये मुसलसल एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से। आई समझ बात की? अब इसको, इसमें करंट की डायरेक्शन सेम रखने के लिए हमने किया क्या? वही काम करंट की डायरेक्शन सेम रखने के लिए हमने क्या किया था? जनरेटर के केस में हमने क्या किया? अगर हम चाहते थे कि करंट की डायरेक्शन सेम रहे तो जनरेटर के केस में क्या किया? अभी तो हमने देखा, स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से रिप्लेस कर दिया। स्लिप रिंग को उठा के एक साइड पे कर दिया, क्योंकि स्लिप रिंग की वजह से कल हमने देख लिया कि एसी जनरेटर में करंट एक्सटर्नल सर्किट में अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा था स्लिप रिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही स्लिप रिंग की जगह हमने स्प्लिट रिंग लगाया तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, जनरेटर डीसी जनरेटर बन गया। यहां भी अगर हम चाहते हैं
कि अब यहां पे कॉइल के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन सेम रहे तो हम क्या करेंगे, हम स्लिप रिंग नहीं यूज करेंगे बल्कि स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। देख लें, ये स्प्लिट रिंग हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की डायरेक्शन को सेम रखता है। आगे समझ बात की? तो इस तरीके से हमने स्प्लिट रिंग यूज करके करंट की डायरेक्शन को कांस्टेंट कर दिया। तो अब यहां पे लिख देते हैं चंद एक बातें कि डीसी मोटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, it is a device which converts, it is a device which is working, पहले ये वर्डिंग में लिख देता हूं, which is working, which is working opposite to, which is working opposite to जनरेटर। कौन सा जनरेटर? डीसी मोटर है ना, तो ये डीसी जनरेटर के ऑपोजिट होगी, ये एसी जनरेटर के ऑपोजिट नहीं हो सकती। उल्टा नहीं कर देना बिल्कुल, ठीक है? इट इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑपोजिट टू डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ऑपोजिट वर्क कर रही है। मतलब क्या? मतलब ये दैट इज इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे रही है। आगे समझ बात की? फिर एक और बात, अभी जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी ग्रुप में, वो डीसी मोटर की थी। यही है डीसी मोटर, वो डीसी मोटर की पिक्चर थी। देखें उसमें हमने क्या किया था, एक लूप नहीं यूज की बल्कि पूरा कॉइल यूज किया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे उतना टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हम देख चुके थे ना, टॉर्क क्या होता है। कोई भी लूप जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क होता है? ये होता है NIAB sin थीटा। ये टॉर्क प्रोड्यूस था, चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा। यानी जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम यही चाहते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर में ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो। और हमने इसको बनाया किस लिए? ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए बनाया है। तो इसलिए हम चाहते हैं टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, एक लूप नहीं यूज करते बल्कि पूरे का पूरा कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू इंक्रीज टॉर्क वी रिप्लेस लूप को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? वी रिप्लेस लूप विद कॉइल। हम लूप को कॉइल से रिप्लेस कर देते हैं, और कॉइल के काफी सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, विद n नंबर ऑफ टर्न्स, विद कैपिटल N, विद n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक हो गया? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हमने ज्यादा टॉर्क तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन एक मसला अभी भी बाकी है। वो मसला क्या है कि हमने देख लिया कि जैसे जैसे अगर साइन थीटा, अगर थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ फार्मूला के मुताबिक, तो जैसे ही थीटा 0 या 180 हुआ तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो सिंगल कॉइल जब उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, हमारी मोटर का कॉइल जब रोटेट करेगा तो वो जर्क्स के साथ रोटेट करेगा, झटकों के साथ। ऐसे जरा देखिएगा, यूं यूं। यानी जैसे ही एंगल 90 डिग्री होगा वो बड़ी तेजी से रोटेट करेगा, लेकिन जैसे ही एंगल 0 या 180 होगा उसकी रोटेशन की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, और वो भी सिर्फ अपने इनर्शिया की वजह से। आई समझ? तो अब मसला क्या पैदा हुआ कि अगर हम सिंगल कॉइल यूज करते हैं तो मोटर का कॉइल जब रोटेट करेगा वो झटकों के साथ, जर्क्स के साथ रोटेट करेगा। तो उन जर्क्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम राउंड सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करते हैं। अभी आपको बताया था, सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के काफी टाइम तक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। एक फायदा होगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे कि एक कॉइल की जगह ज्यादा कॉइल यूज कर लेंगे, यानी 3 4 5 कॉइल्स यूज कर लेंगे, पूरी असेंबली ऑफ कॉइल यूज कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर यूज करके हम क्या करेंगे कि एक कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा परपेंडिकुलर होगा। तो एक कॉइल तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा ही, जिसकी वजह से रोटेशन बड़ी स्मूथ हो जाएगी और जर्क्स रिमूव हो जाएंगे। ये कहानी समझ आई पूरी? यस सर। अच्छा, तो ये चीज हम यहां पे लिख देते हैं, टू रिमूव फ्लक्चुएशंस ऑफ रोटेटिंग कॉइल,
फ्लक्चुएशंस ऑफ रोटेटिंग कॉइल, क्या करते हैं हम? टू रिमूव फ्लक्चुएशंस ऑफ रोटेटिंग कॉइल वी यूज राउंड मैग्नेट्स, एक चीज वी यूज राउंड मैग्नेट्स, और साथ एंड assembly of coils, assembly of coils called armature, आर्मेचर यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएशंस रिमूव हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा देखें अब ये बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या है। अगेन मोटर का कॉइल जब रोटेट करता है, डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूं, समझना आसान हो जाएगा। अगेन दिस इज अवर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड दिस इज अवर साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और ये रहा हमारे मोटर का कॉइल। सिंगल लूप ही ड्रॉ कर रहा हूं, जाहिर है। ये रहे स्प्लिट रिंग्स, और अब कार्बन ब्रशेस में ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम कम है। अब जरा देखिएगा, अगेन ये लूप पूरी की पूरी ABCD। देखें अब जरा इसको, करंट की डायरेक्शन देखें क्या होगी। जरा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, लाइक इस तरह से, इस तरह, यहां से अपवर्ड, यहां से अपवर्ड, यहां से करंट आएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और ये बैटरी के नेगेटिव तक आ गया। अब ये कौन सा करंट है? ये बैटरी का करंट है। बैटरी का करंट है तो इस करंट को मैं क्या नाम दे दूंगा? एक्सटर्नल करंट का। तो ये लिख दिया आई एक्सटर्नल। ये रहा हमारा एक्सटर्नल करंट, आई एक्सटर्नल। अच्छा, अब इसी करंट की वजह से हमारी मोटर का कॉइल रोटेट करेगा। डिटेल से हम देख चुके हैं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब भी कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, अभी फार्मूला लिखा भी था उसका, मैंने दोबारा लिख देता हूं। टॉर्क किसके इक्वल होता है? NIAB साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वल होता है टॉर्क। यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इस लूप के अक्रॉस, उतना ज्यादा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उतनी तेजी से हमारी मोटर का कॉइल रोटेट करेगा। अच्छा ठीक है जी, मोटर का कॉइल रोटेट करना शुरू हो गया, करंट, एक्सटर्नल करंट पास होना शुरू हो गया, मोटर का कॉइल रोटेट करना शुरू कर गया। हाँ जी आगे। अब जैसे ही ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा तो मुझे बताएं कि क्या इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आ रही? आ रही है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी शुरू होगी तो होगा क्या? वही होगा जो अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आनी शुरू होगी इस लूप के अक्रॉस, तो फौरन से इस लूप में एक नया करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एक नया करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये करंट तो एक्सटर्नल करंट है ना, ये तो बैटरी का करंट है, लेकिन जैसी रोटेशन स्टार्ट होगी इस एक्सटर्नल करंट की वजह से, जैसी रोटेशन स्टार्ट होगी फौरन से इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी इसके अक्रॉस एक नया करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और वो नया करंट इंड्यूस्ड करंट। अब वो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा? वो इंड्यूस्ड करंट लेंजेस लॉ के मुताबिक अपनी डायरेक्शन इस तरह से मेंटेन करेगा कि कॉज को अपोज करे जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया। तो नतीजा क्या होगा? वो इंड्यूस्ड करंट एक्सटर्नल करंट के ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल करंट की वजह से तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है। अगर एक्सटर्नल करंट जीरो हो जाए, अगर मैं बैटरी रिमूव कर दूं, एक्सटर्नल करंट को बैटरी जैसे ही रिमूव करूंगा एक्सटर्नल करंट खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल करंट खत्म हो जाएगा तो लूप की रोटेशन खत्म हो जाएगी। लूप की रोटेशन खत्म हो जाएगी तो किसी किस्म का कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब है उस इंड्यूस्ड करंट की जो कॉज है वो यही एक्सटर्नल करंट है, तो लिहाजा इंड्यूस करंट ने इस एक्सटर्नल करंट को अपोज करना है। तो जब इंड्यूस करंट ने एक्सटर्नल करंट को अपोज करना है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ये, ठीक है। इसी तरह यहां से इसके ऑपोजिट ये हो जाएगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। समझ आ गई बात की? तो इस तरीके से इंड्यूस करंट जो है वो एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगा। अब जरा देखें, ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है? अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखते आ रहे हैं? हम यही तो देखते आ रहे हैं कि करंट इंड्यूस होता है ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से। ये करंट एवं ही नहीं इंड्यूस हो गया, पहले एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उस ईएमएफ ने इस करंट को इंड्यूस किया है। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है
दैट ईएमएफ इज एक्चुअली ऑपोजिट टू दिस एक्सटर्नल ईएमएफ। बैटरी की ईएमएफ के ऑपोजिट है। बैटरी की ईएमएफ को अगर मैं वी का नाम दे देता हूं, अगर बैटरी की ईएमएफ को मैंने वी का नाम दे दिया, तो मेरी जो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस हो रही है वो बैटरी की ईएमएफ के ऑपोजिट है। तभी तो बैटरी के करंट के ऑपोजिट करंट वो प्रोड्यूस कर रही है। अब वो जो नई ईएमएफ इंड्यूस हुई वो क्योंकि हमारी ईएमएफ के ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई दैट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। और उस बैक ईएमएफ की वजह से जो इफेक्ट मोटर में प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। समझ आ गई बात की? तो इसी चीज को हम यहां पे लिख देते हैं कि व्हेन कॉइल रोटेट्स, व्हेन कॉइल रोटेट्स, व्हेन कॉइल रोटेट्स, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल करंट। तो होता क्या है? another current is produced, another current is another current। और वो another current जो होगा वो कौन सा another current है? वो लिखा हुआ है I induced। यार वो इस मार्कर को, वो कौन सा होगा? वो होगा I induced। another current I induced is produced opposite, किसके opposite? opposite to external current, opposite to external current। कहां पे? in coil of motor, मोटर के कोयल में। ठीक हो गया? किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ने यही कहा था ना कि कॉज को अपोज करना है, तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल करंट जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे? ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस एक्सटर्नल नहीं, सॉरी, ये इंड्यूस करंट जो है ये ईएमएफ की वजह से इंड्यूस हो रहा है, नई जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो दिस इंड्यूस्ड करंट, दिस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ induced EMF, because of induced EMF in coil। अब ये induced EMF डेफिनेटली किसके ऑपोजिट है? एक्सटर्नल EMF के ऑपोजिट है। ठीक है, तो this induced EMF, this induced EMF is opposite to EMF of battery। एक्सटर्नल ईएमएफ के ऑपोजिट हुई है। आगे समझ? अब क्योंकि ये करंट, गौर से सुनिएगा, अब क्योंकि ये जो करंट इंड्यूस हुआ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, ये बैटरी की ईएमएफ के ऑपोजिट है, तो क्या ये इंड्यूस करंट, क्या ये इंड्यूस करंट बैटरी के करंट को अपोज नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा मोटर में हीटिंग इफेक्ट की प्रोडक्शन, मोटर में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो मोटर जल भी जाती है। जैसे अमूमन डिस्कस करते हैं कि मोटर बर्न आउट कर गई है, वो क्या होता है? मोटर का कोयल जल जाता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कोयल जल जाता है, खत्म हो जाता है, फिर नया कोयल लगाना पड़ता है। ठीक हो गया? तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस, किसको? अपोजेस द एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल करंट IEXT जस्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, अपोजेस द एक्सटर्नल करंट ऑफ बैटरी एंड प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक हो गया? बैटरी के करंट को अपोज करेगा और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो इंड्यूस्ड, अब ये जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इस बैक, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इधर मुझे बताना चाहिए था, यहाँ पे ही लिख देता हूं, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ इन मोटर। इसे कहा जाता है कि मोटर के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। अब ये बैक ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी? सिंपल सा 2-3 स्टेप्स का मैथमेटिकल इसकी कैलकुलेशन है, वो हम कर लेते हैं। देखें जरा,
पहले तो देखें कि करंट जो यहां पे होगा, नेट करंट कितना सर्किट में फ्लो करेगा, इस चीज को देखें। नेट करंट इन सर्किट कितना होगा, वो इतना होगा। उसको डिनोट कर देते हैं हम आई से, कैपिटल आई से, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और वो होगा कितना, वो होगा एक्सटर्नल करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट, एक्सटर्नल करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट, ये नेट इफेक्ट होगा, नेट करंट होगा। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। और बड़ा वाला तो कौन सा है, बड़ा करंट तो एक्सटर्नल करंट ही है, तो इसलिए नेट करंट होगा एक्सटर्नल करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा ये तो करंट पता लग गया कितना करंट फ्लो करेगा। अब ईएमएफ कितनी होगी, सॉरी नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा पूरे इसके अक्रॉस, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, या नेट ईएमएफ कह देते हैं। चलें, नेट ईएमएफ कितनी होगी, तो डेफिनेटली नेट ईएमएफ जो होगी वो यही होगी, बैटरी की एक्सटर्नल ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि सर बैटरी की एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा होगी तभी तो सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा, वरना इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगी तो फिर किधर करंट ने फ्लो करना है। ठीक है, तो नेट ईएमएफ कितनी हुई, एक्सटर्नल ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक हो गया, अच्छा। और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे इस पूरे सर्किट की, उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस किसकी, हमारे पूरे सर्किट की, ऑफ सर्किट। अब बड़ी आसानी से ओहम्स लॉ अप्लाई करके हम अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। और मेरे पास स्पेस खत्म हो चुकी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर वहां से मिटा के उस साइड पे मैं कर देता हूं। जल्दी जल्दी करें जरा। हो गया सर। हो गया, अच्छा जी। अब जरा इसको देखें, यहां पे आ जाए, बस खत्म हो गए। देखें सर, अब बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक जो करंट इसमें फ्लो करेगा, नेट करंट, आई की बात कर रहा हूं, देख लें, आई की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल करंट की बात नहीं कर रहा, इंड्यूस करंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट बनेगा, जिसको आई का नाम दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट इंड्यूस्ड दैट नेट करंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, वो होगा नेट ईएमएफ इन सर्किट, नेट ईएमएफ इन सर्किट, सर्किट में जितनी भी नेट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी नेट ईएमएफ सर्किट में मौजूद है, वो नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सो आई विल बी इक्वल टू, देखें नेट ईएमएफ कितनी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वी माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्सटर्नल ईएमएफ माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, आर को इधर शिफ्ट कर दें, क्या बनेगा, आई आर इज इक्वल टू वी माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो लें जी, कितनी बनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी माइनस आई आर। लें जी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसमें प्रोड्यूस हुई उसका फार्मूला हमें मिल गया। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ।